खेत में काम करने वाला एक मजदूर कैसे जाकर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन गया। हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग के बारे में। शी जिनपिंग चाइना का करंट प्रेसिडेंट। दरअसल आप इसे ऐसे समझिए, समुंदर के बीचों बीच काली घनी अंधेरी तूफानी रात में एक जहाज समुंदर की उफनती हुई लहरों को चीरकर आगे बढ़ रही है। उस जहाज के लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन उनका ये डर जहाज के बाहर उस तूफान से नहीं है, बल्कि जहाज के अंदर मौजूद उस कप्तान से है, जिन पर भरोसा करके वो लोग इस जहाज पर सवार हुए थे। दरअसल में कुछ ही देर पहले उस कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों में से 2 आदमी को उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। उनको मौत की सजा दी गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है चाइना में। चाइना ने हाल ही में अपने 2 सबसे काबिल पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स को मौत की सजा सुना दी है। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स वे फंगहे और ली शेंगफू दोनों को मौत की सजा दी गई है। दरअसल में इन दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे। वे फंगहे को 2018 में अपॉइंट किया गया था और फिर ली शेंगफू को 2023 में। उन पर चार्जेस लगे कि वो ब्राइब लेते थे, करप्शन करते थे, मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट में निजी तरीके से पैसा लेते थे, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए भी पैसा लेते थे और उन पर पैसा लेकर प्रमोशन देने का भी आरोप है। अब भाई साहब, ये तो हर एक देश में लगभग होता ही है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, एक लीडर, एक नेता अपने चहेतों को अपने साथ मंत्री के पद पर बिठाता है और वो लोग मिलकर आराम से करप्शन करते हैं। मगर चाइना में ऐसा क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के आसपास रहने वाले 2 सबसे भरोसेमंद लोगों को चाइना में मौत की सजा सुना दी जाती है और शी जिनपिंग चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। हालांकि ये सजा मिलिट्री कोर्ट्स द्वारा दी गई है, पर ये शी जिनपिंग के अनुमति के बिना नहीं हो सकता। चाइना में कुछ भी होता है, वहां पर शी जिनपिंग जरूर इन्वॉल्व होता है। क्या वाकई में शी जिनपिंग इतना नेक और ईमानदार आदमी है, या इसके पीछे कोई साजिश है? एक बहुत बड़ी साजिश। क्योंकि कुछ एनालिस्ट का दावा है कि शी जिनपिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को हटा रहा है जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर सच में ऐसा है तो करप्शन चाइना की मिलिट्री से कभी हटेगी नहीं और चाइना की मिलिट्री उतनी ताकतवर नहीं होगी जितनी चाइना दावा करता आया है। अब शी जिनपिंग की उस डार्क साइड को भी सुनिए। शी जिनपिंग वो राष्ट्रपति है जो सत्ता में आते ही कुछ लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू करता है। ये लोग हैं जिनजियांग प्रोविंस के उइगुर मुस्लिम्स, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए हैं। लगभग 10 से लेकर 18 लाख लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया है। चाइना का कहना है कि ये तो हमारा री एजुकेशन कैंप है, लेकिन दरअसल में इन लोगों को इनके मर्जी के बिना वहां ले जाया जाता है, ये बोलकर कि ये लोग चाइना में रहते तो है, लेकिन हमारा जो हैन चाइनीज कल्चर है उसे फॉलो नहीं करते और इसलिए हम इन्हें हैन चाइनीज कल्चर सिखाएंगे। 2017 से लेकर आज तक बहुत लोग अब भी इन डिटेंशन कैंप्स में हैं। इनकी हालत बद से बदतर है। इनके द्वारा फोर्स्ड लेबर तक कराया जाता है। इन्हें अच्छे से ना खाना दिया जाता है और ना रहने की सुविधा। 2020 के हांगकांग प्रोटेस्ट के वक्त भी हमने शी जिनपिंग के रुद्र रूप को देखा था। शी जिनपिंग ने कैसे उस हांगकांग प्रोटेस्ट को क्रैश करवाया था नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास करा के। 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई और बहुत सारे लोग हांगकांग छोड़कर भाग गए। शी जिनपिंग द्वारा ऑपरेशन फॉक्स हंट और स्काईनेट जैसे ऑपरेशंस भी चलाई गए, जिनके तहत कोई भी व्यक्ति अगर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है और कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें पकड़ने के लिए आती है अपने आर्मी को लेकर और वो आर्मी देश छोड़कर बाहर चला जाता है, तो इन ऑपरेशंस के द्वारा उन्हें या तो हंट किया जाता है, उन्हें बाहर देश में ही या तो उन्हें मार दिया जाता है, नहीं तो उनके परिवारजनों पर देश में जो लोग हैं उसका परिवार उन्हें अत्याचार किया जाता है उस आदमी को रिटर्न बैक कराने के लिए। शी जिनपिंग ने यहाँ तक कि क्रिश्चियन चर्चेस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कई अंडरग्राउंड चर्चेस पर रेड किए। उनका मानना है कि चाइना में अगर कोई चर्च भी होगा
तो वो चाइनीज स्टाइल में होना चाहिए, वो हैंड चाइनीज कल्चर को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। यही हाल तिब्बत के बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोगों के साथ भी किया गया। हजारों की संख्या में लोगों को परसिक्यूट किया गया। उन्हें पैट्रियोटिक एजुकेशन देने के नाम पर बुद्ध के बहुत सारे मूर्तियों की भी तोड़ फोड़ की गई। यही नहीं, शी जिनपिंग के दौर में चाइना वो देश बना जहां पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स लॉयर्स के खिलाफ भी सरकारी कार्रवाई होता है। कुछ लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ इतनी साजिश की गई कि उन्हें बुलाकर स्टेट टेलीविजन के सामने एक ऐसी क्राइम कबूल करने के लिए कहा गया जो क्राइम उन्होंने कभी किया नहीं, और फिर उनको उस हिसाब से सजा दी गई। जिस देश में ह्यूमन राइट्स वाले ही सुरक्षित नहीं है, वहां पर बाकी लोगों का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना वो देश है जहां पर हर एक व्यक्ति पर नजर रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरा और अन्य साधनों का इस्तेमाल करके। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास ऐसे एजेंसीज है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लोगों पर नजर रखती है, फेशियल रिकॉग्निशन और एआई का इस्तेमाल करके। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि शी जिनपिंग तो चाइना का प्रेसिडेंट है, वो तो अपने आप में कोई कोर्ट नहीं है, तो उनके पास इतनी ताकत आई कहाँ से कि किसी के मौत की सजा सुनाने पर भी उन पर आरोप लगता है कि वो इन्वॉल्व है। दरअसल में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना की सरकार चलाती है, और उस कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर है, जनरल सेक्रेटरी, वो वर्तमान में शी जिनपिंग खुद ही है। यही नहीं, शी जिनपिंग खुद ही चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी है, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में चाइना की पूरी कंट्रोल है। माओ जेडोंग के बाद अगर चाइना में कोई सबसे ताकतवर आदमी बना है आज तक चाइना के इतिहास में, तो वो है शी जिनपिंग। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि खेत में काम करने वाला एक मजदूर आकर चाइना का प्रेसिडेंट बनता है और इतनी ताकत हासिल कर लेता है कि उसके इशारों पर लोगों को मौत की सजा सुनाई जाने लगती है। ये चमत्कार हुआ कैसे? इसे समझने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना पड़ेगा। चाइना में वन पार्टी रूल है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। इतिहास में अगर हम झांके तो हम देखेंगे कि 1949 से पहले चाइना में दो मुख्य पार्टी थी। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको चलाता था चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का लीडर था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग वो आदमी है जिसने चाइना को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दिया। दरअसल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शुरुआत हुई थी 1927 में। 1927 में 1 अगस्त को एक विद्रोह हुआ था जिसे कहा जाता है नैनचंग अपराइजिंग। उस विद्रोह के बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक रेड आर्मी बनाया अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। वही जाकर धीरे धीरे बनता है आज का पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना का आर्मी माना जाता है। लेकिन ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी दूसरे देश के आर्मी जैसा नहीं है। किसी भी देश का आर्मी, किसी भी डेमोक्रेटिक देश का आर्मी अगर आप देखें तो वो देश के प्रति वफादार पहले रहता है, बाद में किसी पार्टी या नेता को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ चाइना में क्या होता है, मेन लॉयल्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से है, ना कि चाइना के मेन देश से है। आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। अगर कल को कोई एक नई पार्टी उभरती है तो कम्युनिस्ट पार्टी तुरंत ही उस पॉलिटिकल पार्टी को दबाने के लिए पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस्तेमाल कर सकती है। इस कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने में माओ जेडोंग का काफी हद तक हाथ है। 1949 में माओ जेडोंग ने नेशनलिस्ट पार्टी को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल एस्टेब्लिश किया चाइना में। फिर रेड आर्मी को उन्होंने नाम दे दिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो आज चाइना में मेन आर्मी बना है। माओ जेडोंग का मेन जो स्लोगन था, पावर ग्रोस आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, यानी कि ताकत आपको बंदूक की नाली से मिलती है। ये आइडियोलॉजी बहुत ही खतरनाक है। हम अगर डेमोक्रेटिक देश में देखें तो ताकत कहाँ से मिलती है? लोगों के सपोर्ट से। जनता एक होकर वोट देती है और फिर उस वोट के हिसाब से सरकार बनती है। लेकिन माओ जेडोंग का कहना था कि अगर आपको ताकत हासिल करना है तो आपको बंदूक उठाने पड़ेंगे और उस बंदूक की नाली से निकलेगी ताकत। इसी आइडियोलॉजी से बनाया गया एक देश
जिसको नाम दिया गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दरअसल में शी जिनपिंग के पिता शी झोंगजन माओ जेडोंग का एक बहुत ही करीबी था। यानी कि शी जिनपिंग जन्म से मजदूर नहीं था, उनके पिताजी कोई मजदूर नहीं थे, वो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में थे, माओ जेडोंग के काफी करीबी। लेकिन फिर शी जिनपिंग कैसे जाकर एक मजदूर बन गया, यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कल्चरल रिवॉल्यूशन को। माओ जेडोंग 1960s के दौर में चाइना में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन लाते हैं। माओ जेडोंग चाहते थे कि चाइना के सभी लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव करें और इसके लिए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। हजारों लोगों को मार दिए गए, बहुतों को देश निकाला दे दिया गया, कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिए गए, लोगों को बेघर कर दिए गए। ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। अगर कोई भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते थे तो उन्हें या तो मार दिए जाते थे या फिर गायब कर दिए जाते थे। शी जिनपिंग के पिता जो माओ जेडोंग के काफी करीब थे, उन पर भी कुछ चार्जेस लगे थे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जाने का। तो फिर माओ जेडोंग ने उन पर भी अत्याचार किया, उन्हें सजा दी थी। जिसके बाद शी जिनपिंग को एक गांव में भेज दिया गया। शी जिनपिंग के पास कुछ नहीं था, उनके पास घर भी नहीं था। कुछ दिन वो एक गुफा में भी रहे, फिर जाकर खेती पर मजदूरी किया। लेकिन उन्हें उस वक्त एक चीज समझ में आई, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ताकत। अगर चाइना में ताकतवर बनना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर रहना पड़ेगा, आप उसके विपरीत, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इसी दौरान शी जिनपिंग वो कट्टर आदमी बने जो आज वो है। उन्होंने काफी बार कोशिश किया खेत की मजदूरी करने से जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बहुत बार वो अनसक्सेसफुल रहे। फिर 1974 में शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आओ तुम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज्वाइन कर लो। और फिर वहां से शुरू होती है शी जिनपिंग की असली सफर। बचपन से ही वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को देखता आया था, उसे अंदर की बातें पता थी। कम्युनिस्ट पार्टी में अगर रहना है तो आपको जनता की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको सपोर्ट की जरूरत है बड़े बड़े लोगों की, उन लोगों की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर बैठकर पार्टी को चलाते हैं। दरअसल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर एक कमेटी है जिसे कहा जाता है पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। यही वो कमेटी है जिसके अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है और फिर चाइना का प्रेसिडेंट भी यही से सिलेक्ट किया जाता है। शी जिनपिंग का असली मकसद था इस कमेटी का मेंबर बनना, लेकिन सेंट्रल कमेटी में घुसना इतना आसान नहीं था। तो उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पर काम शुरू किया, उन्होंने प्रोविंशियल पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उन्होंने कनेक्शंस बनाए, सीनियर्स के प्रति वफादारी दिखाई, पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर को वो अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने बहुत ही धैर्य से इंटरनल नेटवर्क बनाया, एक सपोर्टर बेस बनाया, कुछ बड़े बड़े लोगों का जो उन्हें सपोर्ट करते थे। वहां से उनकी तरक्की हुई और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, ऊपर चढ़ने लगे। 2007 में वो आकर पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बन जाता है। शी जिनपिंग धीरे धीरे मशहूर होने लगा। वो किसी भी एक फैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं था। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में कई तरह के फैक्शंस बने हुए थे। कुछ लोग पीएलए के मेंबर्स थे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स थे जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। कुछ लोग प्रोविंशियल लेवल से उठकर आते थे और कुछ लोग सेंट्रल लेवल पर काम कर रहे थे। कुछ बिजनेस माइंडेड लोग भी थे। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस में लोग बटे हुए थे। लेकिन शी जिनपिंग अपने आप को इन सब से अलग रखता था और अपने आप को किसी भी एक फैक्शन में नहीं दिखाता था, जिसकी वजह से हर एक फैक्शन का उन्हें सपोर्ट मिला और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। 2012 में शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है और फिर 2013 में वो जाकर बनता है चाइना का प्रेसिडेंट। उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी बना दिया जाता है। अब आप कहेंगे लेकिन ऐसा तो पहले भी हुआ था, शी जिनपिंग से पहले जो राष्ट्रपति थे चाइना का हू जिनताओ, वो भी तो इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन था, वो राष्ट्रपति भी था और साथ में वो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी था। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि शी जिनपिंग के हाथ में इतनी ताकत है लेकिन
हु जिनताओ इतनी ताकतवर नहीं थे। सिर्फ हु जिनताओ ही नहीं, शी जिनपिंग से पहले जितने भी चाइना के राष्ट्रपति बने, कोई भी शी जिनपिंग जितना ताकतवर नहीं है। आप उनकी ताकत को सिर्फ माओ जेडोंग के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। शी जिनपिंग के ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शी जिनपिंग के दौर में चाइना के टॉप मिलिट्री जनरल तक को करप्शन के चार्जेस में अंदर कर दिया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बहुत लोगों को गायब भी कर दिया गया। बहुत लोग लापता है। शी जिनपिंग के दौर में सू छाइहो और गियो बोसुंग जैसे टॉप मिलिट्री कमांडर्स और जनरल्स को भी नहीं बख्शा गया। ये वो लोग हैं जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में टॉप लेवल पर थे। सू छाइहो वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन थे और गियो बोसुंग भी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। इतने ऊंचे ओहदे के लोगों को भी शी जिनपिंग द्वारा बख्शा नहीं गया, जो कि पहले कभी चाइना में नहीं होता था। एक जनरल रूल था, बिना लिखा हुआ रूल, कि आप इतने बड़े अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनते ही उस नियम को तोड़ देता है और इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लाते हैं। ठीक उसी तरह से बो जिलाई और झो योंगकांग को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। ये तो टॉप लेवल के लोग थे। अब सोचिए जो निचले स्तर के अधिकारी थे उनके साथ क्या किया होगा शी जिनपिंग ने। लाखों ऐसे करप्ट अधिकारियों को पकड़कर या तो बंदी बना लिया गया या फिर चाइना से गायब कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, चाइना में भी इतना ज्यादा करप्शन होता है क्या? इतना सख्त कानून वाला एक देश चाइना, वहां पर भी इतना ज्यादा करप्शन। इस करप्शन को समझने के लिए आपको पीपल्स लिबरेशन आर्मी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल चाइना में एस्टेब्लिश होने के बाद माओ जेडोंग ने रेड आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी बना दिया, जो बना चाइना का मुख्य आर्मी। लेकिन फिर 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो जाती है। उसके बाद ताकत में आती है, पावर में आता है डेंग शियाओपिंग। 1978 में डेंग शियाओपिंग का सरकार बनता है। ये वो आदमी है जिसने चाइना को डेवलपमेंट की सीधी चढ़ाई और इसे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में मदद की। उनका तरीका माओ जेडोंग से काफी अलग था। वो थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ झुके हुए थे। उन्होंने क्या किया, पीएलए के यूनिट्स को अपने आप से बिजनेस खोलने की अनुमति दे दी कि तुम लोग बिजनेस चलाओ अपना अपना और अपना फंडिंग खुद करो। तो चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यूनिट्स अपने अपने तरीके से होटल चलाने लगे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस खोलने लगे, रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट करने लगे और कुछ तो फैक्ट्रीज भी खोलने लगे। उनके हाथ में पैसा आने लगा। शुरुआती दौर पर लक्ष्य ये था कि पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपना खर्च चलाएगी, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आने लगा। उनके हाथ में सरप्लस बनने लगे और जहां पैसा बहुत ज्यादा होता है वहां करप्शन होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है। पीएलए के अंदर करप्शन होने लगा। अब रिक्रूटमेंट में और प्रमोशन में कंप्यूटर से ज्यादा लॉयल्टी पर फोकस होने लगा। ऑफिसर्स अपने चमचों को प्रमोशन देने लगे, ये सोचकर कि वो साथ मिलकर एक साथ लूटेंगे, करप्शन करेंगे। यही से शुरू होती है मिलिट्री करप्शन का दौर। फेक इक्विपमेंट्स, लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स, मिलिट्री रेडीनेस को भी फेक दिखाया जाने लगा अपने बॉस को संतुष्ट करने के लिए। डेंग जियाओपिंग के वक्त में इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और इंटरनेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें होने लगी और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही। लेकिन अगर आप चाइना में करप्शन की बात करें तो यही वो दौर है जहां से करप्शन अपना टेक ऑफ लेती है। धीरे धीरे इसके बारे में पूरे चाइना में चर्चा होने लगी और फिर जियांग जेमिन के एरा में मिलिट्री को बिजनेस से बाहर निकलने को कहा गया। लेकिन मिलिट्री में करप्शन बहुत डीप रूटेड हो चुका था। शी जिनपिंग 2013 में चाइना का प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट बनते ही वो इन सभी चीजों के खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज गौर करनी है आपको, एक्शंस सिर्फ करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ नहीं लिए जाते थे। एक्शंस लिए जाते थे उन बगावती अधिकारियों के खिलाफ जो शी जिनपिंग के खिलाफ होते थे, जो
पार्टी लॉयल्टी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अब देखिए यहाँ फर्क। एक तरफ शी जिनपिंग क्लेम कर रहा है कि वो चाइना से करप्शन मिटा रहा है। दरअसल में वो ऐसा कर भी रहा है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं करप्ट लोगों को हटा रहा है सिस्टम से जो उनके खिलाफ होते हैं, ना कि उनको जो शी जिनपिंग का सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप चाइना में है और शी जिनपिंग के प्रति लॉयल है, आप शी जिनपिंग का सपोर्ट करते हैं, तो आप बच सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं। एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम में ऐसा ही होता है। सब मिलकर करप्शन करते हैं, लेकिन किसी एक को बलि का बकरा बना दिया जाता है, और वो कब और किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा, ये डिसाइड करता है उस ऑथोरिटेरियन लीडर द्वारा, जो इस वक्त चाइना में है, शी जिनपिंग। वे फंगहे और ली शेंगफू, जिन्हें हाल ही में मौत की सजा सुनाई गई है, दरअसल में ये डेथ सेंटेंस विथ 2 ईयर रिप्रीव है। मतलब 2 साल तक उन पर निगरानी रखी जाएगी। अगर उनका व्यवहार सही पाया गया तो उनका ये डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अक्सर ऐसा ही किया जाता है इन 2 ईयर रिप्रीव वाले डेथ सेंटेंस को। लेकिन आज यहाँ बात सिर्फ चाइना के टॉप लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स पर लगाए गए करप्शन चार्जेस की नहीं है। बात यहाँ पर यह भी है कि क्या चाइना असल में वो है जो वो दावा करता आया है, जो क्लेम वो करता है कि एक वैश्विक ताकत बनने का, क्या सच में वो चाइना असल में वही है? क्योंकि इन दोनों पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स के डेथ सेंटेंस घोषित होने के बाद सबको एक ही चीज पर शक हो रहा है कि चाइना जो ये हाई क्लेम करता आया है कि हमारे पास 6th जनरेशन फाइटर है, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, हमारे पास बहुत ही पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, हमारा नेवी शिप्स बहुत ही ताकतवर है, हमारे पास बहुत ही ताकतवर सबमरीन्स है, उन दावों का आज बहुत ही चर्चा हो रही है। क्या आखिर में ये झूठ भी हो सकते हैं? क्योंकि इन दावों को करने वाले व्यक्तियों पर ही आज करप्शन चार्जेस लगाकर मौत की सजा सुनाई गई है। वे फंगे लंबे समय से चाइना के मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक वेपन्स कमांड सिस्टम में शामिल था। ये वो आदमी है जिसको शी जिनपिंग ने एक रॉकेट फोर्स बनाकर उसका हेड बना दिया था, उसका कमांडर बना दिया था। रॉकेट फोर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो चाइना के न्यूक्लियर मिसाइल्स प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक वेपन्स जैसे चीजों को संभालती है। शी जिनपिंग द्वारा 2018 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर तक बनाया गया। 2018 से लेकर 2023 तक वो डिफेंस मिनिस्टर रहे चाइना के। उस व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप लगा है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ली शेंगफू भी एक डिफेंस मिनिस्टर था। दोनों के दोनों जब पूर्व डिफेंस मिनिस्टर्स पर करप्शन चार्जेस लगते हैं, ब्राइब लेने का चार्ज लगता है, और उन पर पैसा लेकर प्रमोशन देने का आरोप लगता है, और साथ ही पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट देने का, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट देने का, पैसा लेकर इक्विपमेंट सिलेक्ट करने का, जो इक्विपमेंट मिलिट्री खरीदती है, उन इक्विपमेंट को ये लोग पैसा देकर खरीद रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं कि पीएलए जो दावा करता आया है इतने दिनों, क्या वो आखिर में उन दावों का हकदार है? आज जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट दावा कर रहे हैं कि चाइना असल में वो नहीं है जो वो दिखाने की कोशिश करता है, जो वो हमेशा से दावा करता आया है। इनके ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट दरअसल में फेक भी हो सकती है, क्योंकि इन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट बने थे वो पैसा देकर बनाया गया था, करप्शन के बेसिस पर बनाया गया था। वहीं पर शी जिनपिंग के लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। क्या शी जिनपिंग इन सब करप्ट ऑफिसर्स को, इन सब करप्ट अधिकारियों को सिस्टम से हटा पाएंगे?